60 डिग्री का है तो ये एंगल भी 60 डिग्री का बनेगा। तो इधर वाला कंपोनेंट हो गया 2g cos 60 और इधर की तरफ कंपोनेंट हो गया 2g sin 60। ठीक है ना। इधर 5 किलोग्राम का ब्लॉक अटैच है तो इधर 5g हो गया वेट इसका, mg होता है, m की जगह 5g वेट हो गया इसका। ये एंगल 30 है। देखो ये नॉर्मल रिएक्शन आ गई R1। सरफेस हमेशा नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी परपेंडिकुलर। अब इस ये एंगल 30 होता है तो ये एंगल भी 30 होगा। इस 5g पे कंपोनेंट कर दिया आपने, इधर जिधर एंगल बनता है उस साइड में आ गया 5g cos 30 और इधर हो गया 5g sin 30। सिमिलरली ये 2 किलोग्राम का है दूसरा वाला, तो इसके 2g और ये एंगल 60 है तो ये 60, तो 2g के कंपोनेंट करोगे 2g cos 60 2g sin 60 और ये रिएक्शन आ गई R2। अब ये ए एक्सीलरेशन से ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है तो इस पे फोर्स लगा MA 5 इंटू ए, नीचे की तरफ फोर्स लग गया M इंटू ए 5A। और ये वाला ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इस पर फोर्स लग गया MA, M की जगह है 2 तो यहां पे लगेगा 2A, तो यहाँ पे MA लगेगा ना फोर्स, तो M यहाँ पे कितने का है 2 का, तो यहाँ पे लग गया ऊपर की तरफ 2A और यहाँ पर MA मास हो गया 5 किलोग्राम तो 5 लग गया। और रस्सी में टेंशन दोनों में एक ही आएंगी क्योंकि दोनों रस्सी एक ही है पुली की तरफ। ये डायग्राम बन गया। अब आप करिएगा पहले वाले के लिए। देखो ये 5A से नीचे जा रहा है, 5A फोर्स इस पे नेट फोर्स मैंने बताया था जो ए वाला होता है, ए वाला नेट फोर्स होता है। तो इसका मतलब 5A है ना, इसका मतलब कौन सा ग्रेटर है 5g sin 30 ज्यादा है t कम है, यानी कि आपकी इक्वेशन बनेगी 5g sin 30 माइनस t इज इक्वल टू 5A 5g इंटू 1/2 है ना, यानी 5/2g माइनस t इज इक्वल टू 5A, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां देखो यहाँ पे ब्लॉक ऊपर जा रहा है 2A फोर्स के साथ, फोर्स क्योंकि 2 तो हो गया मास बॉडी का, 2 तो हो गया बॉडी का मास और A हो गया एक्सीलरेशन, तो 2 इंटू ए M इंटू ए आ गया फोर्स ऊपर। अब 2A ऊपर की तरफ है, इसका मतलब T और 2g sin 60 इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है भाई T ग्रेटर है तभी तो ऊपर जा रहा है। तो आप क्या लगाओगे T माइनस 2g sin 60 इज इक्वल टू 2A। ये ग्रेटर है इससे यानी कि तभी तो ऊपर जा रहा है। 2A किस किस का रिजल्टेंट हुआ T का और 2g sin 60 का। T माइनस 2g sin 60 इज इक्वल टू sin 60 हो गया √3/2, तो ये कैंसिल हो गया T माइनस g √3 इज इक्वल टू 2A, इक्वेशन नंबर 2। और पहली बन गई 5/2g माइनस t इज इक्वल टू 5A, फर्स्ट बन गई थी। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए, t से t कैंसिल हो जाएगा
5/2g माइनस g√3 इक्वल टू 7a। और यहां से a की वैल्यू आ गई 2.5 माइनस √3g कॉमन आ गया अपॉन 7। ये होता है 1.7 के करीब। g की वैल्यू 9.8 अपॉन 7, 0.8 इंटू 9.8 ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन आपके पास आ गया 1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने एक्सीलरेशन से ये बॉडी ऊपर नीचे जा रही होगी। तो मैंने एक क्वेश्चन बता दिया इस टाइप में, इस फॉर्मेट के ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा वो इस टाइप से बनता है और उसको हमने कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन बना के। ठीक है। अब तीसरे टाइप की इसमें प्रॉब्लम बनती है। जैसे हमने कहा एक रस्सी से हमने 3 मास लटका रखे हैं। एक मास ऑब्जेक्ट तो ये लटका दिया M1, फिर ये मान लिया हमने M2, फिर ये हमने मान लिया M3। तीन मास सस्पेंडेड है रस्सी से। तो ऐसी कंडीशन में आप किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे। अब देखो यहां इसका इस रस्सी में आ गई टेंजेंट T1, इसमें आ जाएगी T2 क्योंकि रस्सी अलग अलग है, टेंजेंट अलग अलग होगी। अब ये देखिए कि जो ये वाली रस्सी है, ये जो टेंशन है रस्सी में, यहां देखो पहले ये M3G और ये T1। भाई यहां देखो ना तो ये रस्सी ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। ये पूरा सिस्टम ना तो ऊपर जा रहा है ना ही ये सिस्टम नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस हो रहा होगा, नहीं है। ये तो 0 हो गया। तो यहां देखो फॉर M3 मास क्या इक्वेशन बनेगी भाई। M3 मास, इस रस्सी में टेंशन, इस रस्सी में टेंशन आ गई T1 और वेट आ रहा है नीचे। इस रस्सी इस वाले, अच्छा ये बताओ इस वाली रस्सी में कितना वेट अपने ऊपर लटका रखा है। इस वाली रस्सी ने कितना लोड अपने ऊपर लटका रखा है, केवल M3, यानी T1 इज इक्वल टू M3G रख दिया जाएगा। क्योंकि ना तो बॉडी ऊपर जा रही ना नीचे जा रही। अगर ऊपर जाती तो आप कहते सर ये M3A होता और फिर आप इक्वेशन बनाते M3A इज इक्वल टू, M3A ऊपर है ना फोर्स, अगर A एक्सीलरेशन से पूरा ब्लॉक A एक्सीलरेशन से ऊपर जाता तो फिर आप क्या बनाते M3A किसके बराबर होता, T1 माइनस M3। नहीं है, लेकिन यहाँ तो बैलेंस हो रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे, यानी कि T1 इज इक्वल टू M3। अब अगर हम T2 देखें तो
T2 इस वाली रस्सी की बात कर रहे हैं, इसने अपने ऊपर कितना लोड ले रखा है? हाँ, ये मेन बात इसमें है कि T2 ने केवल M2 नहीं सस्पेंड करा, M1 भी तो T2 के ऊपर ही आएगा। इस वाले पार्ट पे जो लोड आएगा वो इन दोनों का आएगा, यानी M2 प्लस M3G, ये आया T2। क्योंकि ये जो पार्ट है रस्सी का, इस पार्ट के ऊपर जो लोड आ रहा है वो केवल इसका नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल इसका आ रहा है M2 का, इन दोनों का लोड इसके ऊपर आ रहा है। इस रस्सी से ये वाला वेट भी लटका हुआ है और ये वाला वेट भी तो इसी रस्सी पे लोड करेगा, इसलिए हमने M2G नहीं रखेंगे यहाँ पर। ये तो ऐसे समझ लो कि ऐसे हो गई, ये ब्लॉक M2 और M3 दोनों यहाँ पे आ गए, ये आ गया और ये आ गई टेंशन। तो T2 इज इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू G। अब अगर हम T3 को देखें तो T3 ने, अगर इस वाली रस्सी ने तीनों लोड अपने ऊपर एफर्ट कर रखे हैं, एफोर्ड कर रखे हैं, तो यहाँ पे आएगा M1 प्लस M2 प्लस M3G। ठीक है, ऐसे हम इक्वेशन बनाएंगे। इस वाले सेक्शन के ऊपर केवल M3 वेट लटका हुआ है, T1 इज इक्वल टू M3G, क्योंकि ना रस्सी ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इस वाली रस्सी के ऊपर ये दोनों वेट लटके हुए हैं, जैसे ये डायग्राम में दिखाया है। ये T2 वाली जो रस्सी है, इस पे ये वाला लोड भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो टोटल लोड हो गया M2 प्लस M3 इंटू G। तो T2 की वैल्यू आ गई M2 प्लस M3 इंटू G। और इस वाली रस्सी के ऊपर तीनों लोड लटके हुए हैं, तो T3 की वैल्यू आ गई, ऊपर तो हो गई टेंशन T3, नीचे वेट M1 नहीं लोगे, केवल M1 प्लस M2 प्लस M3G। ये इक्वेशन ऐसे बनाए, ठीक है। तो ये आपने बता दी, इस टाइप से इक्वेशन बन जाती है। अब इसमें एक तीसरे टाइप में जो क्वेश्चन बन सकता है, हमने ये कहा कि एक ये कोई रूफ है, इससे M मास की बॉडी लटकी हुई है, M मास की बॉडी इससे लटकी हुई है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स, मास M is suspended at one end of a string। स्ट्रिंग के एक एंड से M मास की बॉडी लटकी हुई है, स्ट्रिंग के एक एंड से। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F is applied, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है आपने
एक इसके ऊपर देखो, एक ये रस्सी से ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से एक m मास का ब्लॉक लटका हुआ है। The mass m is suspended at one end of a string. एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है। अब जब आप इसके ऊपर देखो ऐसे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये वाला जो बॉडी है ये डिस्प्लेस होके कहीं यहां पे आ जाएगी। तो जब आपने इसको पकड़ करके ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स से खींचा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये बॉडी उधर को शिफ्ट हो जाएगी और ये रस्सी किसी एंगल पर आ जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड एंड स्ट्रिंग शिफ्ट तो एंगल थीटा विद द वर्टिकल। वर्टिकल से थीटा एंगल पे शिफ्ट होगी, स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल से थीटा एंगल पे शिफ्ट होगी। अब आपको बताना है इसमें कैसे क्वेश्चन को करेंगे। देखो, इसके ऊपर एक तो फोर्स लग गया, थ्री फोर्सेस एट ए पोजीशन पे तीन फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, एक बॉडी का वेट mg और एक इस रस्सी में टेंशन टी। ए पोजीशन में थ्री फोर्सेस एक्ट एट पोजीशन ए। एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ और दूसरा हो गया mg वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। mg वेट डाउनवर्ड आया और तीसरा क्या लगा, टेंशन इन स्ट्रेन। ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे डायग्राम में ये होगी कंडीशन। ठीक है भाई, जब भी कभी ऐसा डायग्राम बनाया जाए, एक m मास की बॉडी किसी वायर से, किसी रस्सी से, किसी स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, दूसरा एंड इसका किसी चीज से ऊपर बना हुआ है, आपने इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स से इसको खींचा, तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। जब आप इसको पकड़ते उधर को फोर्स लगाओगे या पुल करोगे तो ये इधर आ जाएगा। अब इसके ऊपर एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है एफ, एक इसका वेट लगा है mg नीचे की तरफ और एक इसमें टेंशन आ गई रस्सी में टी। तो ये देखो एफ जो फोर्स है ये कौन से एक्सिस के अलोंग है, एफ फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसके कोई कंपोनेंट नहीं होगा। mg जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, इसका भी कंपोनेंट नहीं होगा। कंपोनेंट उसके होते हैं जो एक्स और वाई दोनों के बीच में हो। अब अगर हम देखें टेंशन के, तो टेंशन के कंपोनेंट होंगे, ये जो लाइन अगर हम बढ़ा दें तो ये एंगल कितने का बनेगा, थीटा का बन जाएगा। ठीक है ना, तो ओ इसे मान लो, इसे ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी
दोनों थीटा होगा। तो अब यहाँ बैलेंसिंग कैसे होगी, देखो अब इसके कंपोनेंट कैसे कर सकते हो, या टेंशन के कंपोनेंट हो जाएंगे। इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा, जिधर एंगल बनता है उधर इसका कंपोनेंट टी कॉस थीटा हो गया, और इधर की तरफ टी साइन थीटा। अब बताओ बैलेंस कर लोगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो टी कॉस, ना तो बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। आगे समझ में कंपोनेंट, इस टेंशन जो रस्सी में टेंशन आई उसके कंपोनेंट हो गए इधर टी कॉस थीटा, इधर हो गया टी साइन थीटा। तो अब यहां बैलेंस करोगे तो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, और टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल फोर्स को। तो यानी आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो कौन कौन सी बनेंगी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू फोर्स, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब स्क्वायर करके ऐड कर दो, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एफ का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, टी स्क्वायर इंटू 1 एफ स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, और टेंशन आ गई रस्सी में अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। बताइए, ये रस्सी में टेंशन आ गई। बैलेंसिंग आ गई समझ में कैसे करा हमने। इस टेंशन का इधर कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा जो कि mg को बैलेंस करेगा, इधर हो गया टी साइन थीटा जो कि फोर्स को बैलेंस करेगा। टी साइन थीटा इज इक्वल टू फोर्स, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, स्क्वायर करके ऐड कर दो, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, और टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ गया, और टी की वैल्यू अंडर रूट। ऐसे हम टेंशन निकाल सकते हैं रस्सी में, कि रस्सी में कितनी टेंशन आई, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें 3 तरीके की प्रॉब्लम हमने बताई। तो एक मिनट आइए, क्या है टी, तो वो साथ में है तो आ गया। आ गया भाई सबके समझ में। क्या हुआ, नहीं आ रही इधर से दूं? अब देखिए, तो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब देखो जैसे हम इसके ऊपर ले रहे हैं क्वेश्चन, देखिए body of mass
एक बॉडी है जिसका मास 10 किलोग्राम is suspended with a string if a force, अब मान लिया हमने क्या कहा कि एक फोर्स हम लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन is applied horizontally pulled, इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने 20 न्यूटन के फोर्स से इसको पुल किया है। 20 न्यूटन का जो फोर्स है उससे हमने इस बॉडी को पुल किया है, हॉरिजॉन्टल पुल्ड such that string makes an angle theta with vertical. Find angle theta and tension in the string. अब एक बॉडी है जो 10 किलोग्राम की है, इट इज सस्पेंडेड विद ए स्ट्रिंग, यानी डायग्राम आपका ये बन गया, ये एक रस्सी से एक बॉडी लटकी हुई है, 10 मास इसका 10 है, तो इसका मतलब इसका वेट आ जाएगा mg इक्वल टू 10g, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आता है mg, तो 10g हो गया। और फोर्स इस पे 20 न्यूटन का लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ देर के बाद ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये फोर्स लगाने पे 20 न्यूटन का ये इधर शिफ्ट हो गई, थीटा एंगल बनाया इसने, यानी इसको हम यहां पे दिखा दें, दिस इज 10g, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल, मास होता है 10 किलोग्राम, तो वेट हो गया mg, यानी कि 10g, और इस रस्सी में टेंशन आ गई T, जिसके हमने कर लिए कंपोनेंट, T cos थीटा और T sin थीटा, जिधर एंगल बनता है उधर cos वाला होता है। अब बैलेंस कर सकते हो, T sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, F यानी कि 20 न्यूटन, और T cos थीटा किसे बैलेंस कर रहा है, mg यानी कि 10 into g, 90 न्यूटन, क्या ठीक है ना। अब हम क्या करें, स्क्वायर करके ऐड कर दे, टी आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे थीटा आ जाएगा, देखो डिवाइड कर दो, डिवाइडेड इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, तो क्या हो गया, 1 हो गई टी साइन थीटा और 2 हो गई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन 98
टेन थीटा की वैल्यू आ गई 980। चलिए तो ये आ गया 10/49 कितना आया थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा आ गया, तो थीटा आ गया, टेन को उधर ले जाओ, टेन इनवर्स, तो टेन को उधर ले जाओगे तो टेन इनवर्स 10/49 आ गया। अब टेंजेंट कैसे निकालोगे? स्क्वायरिंग एडिंग, फॉर टेंशन स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 20 का स्क्वायर 98 का स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड कर दो स्क्वायर करके, उससे क्या होगा, टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ये 20 का स्क्वायर 98 का स्क्वायर, टी स्क्वायर कॉमन, ये अंदर आ गया 1। अब देखो 98 का स्क्वायर कितना आया, 98 का स्क्वायर क्या आ गया 9604। तो ये टी की वैल्यू आ गई, अंडर रूट ऐड करना, ये 04 10,000 10,004 तो आएगा। अब 10,004 का स्क्वायर रूट कर लो, इतने न्यूटन का फोर्स है। ठीक है भाई, इतने न्यूटन का फोर्स लग आया। 10,004 नहीं, 30 का तो 900 होता है सर, 102। नहीं नहीं, 30 का तो 900 होता है ना, इधर जहाँ 10,000 है ना। हाँ, तो ये 30 से 100 का 10,000 होता है, 200 का स्क्वायर सर 102। हाँ, तो 90 और 100 के बीच में होगा, 90 to 93 के करीब, 90 का हो गया